नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो जीके की जो क्लास है। इसमें टॉप जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसको हम पर डे पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा नया एक टॉपिक है और जिसमें आपको जो है 20 ऐसे सवाल मिलने वाले हैं, 20 ऐसे सवाल मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन वाला। पहला क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आपका एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। दरअसल क्या होता है कि एनीमिया में शरीर में जो रक्त होता है, रक्त की जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा ध्यान रखना, रक्त की मात्रा क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है। इसमें रक्त की मात्रा कम हो जाती है और व्यक्ति को क्या आने लगते हैं? व्यक्ति को कई बार बार चक्कर आने लगते हैं। व्यक्ति को बार बार जो है वो क्या आने लगते हैं? व्यक्ति को बार बार चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बता दूं 2021-22 में 2021-22 में भारत में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में बताया गया कि भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं में क्या है? इन महिलाओं में लगभग 85% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें क्या है? रक्त की कमी है। 85% जो महिलाएं हैं, 85% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें एनीमिया की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस राज्य में है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी दो चार क्वेश्चन बन सकते हैं। एनीमिया तो आपका जो बी कॉम्प्लेक्स एक जो विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में जो आपका B12 विटामिन होता है, इसकी कमी से मोस्टली क्या होता है? इसकी कमी से आपका एनीमिया होता है। एनीमिया में भी कई तरह का होता है। हंसियाकार एनीमिया होता है, परसीनियस एनीमिया होता है। उसको हम बायोलॉजी की क्लास जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? एक देश एक टैक्स के लिए सरकार ने बहुत जो है बड़ा एक चेंज किया था, जिसमें भारत ने क्या किया था? भारत सरकार ने एक टैक्स लेकर आई थी जिसका नाम था वस्तु एवं सेवा कर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीएसटी। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी को 2017 में क्या किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी में क्या किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। और इसकी अधिकतम जो दर है वो कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो अधिकतम दर इसकी कितनी है? अधिकतम दर इसकी 28% है। करंट में आपको जो ध्यान रखना है, आप जो आज क्लास देख रहे हैं इसमें ध्यान रखना कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 59 बैठक हुई है। 59वें नंबर की जो है वो बैठक हुई है। इसकी बैठक जो है वो हर 3 महीने के बाद होती है। तो इसकी जो बैठक हुई है, ये बैठक हुई है कहां पर? आपकी बैठक हुई है दिल्ली में। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसमें आपको जो है ध्यान रखना है, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5%। ध्यान रखना, कैंसर की जो दवाएं हैं, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% लगती थी, उनको घटाकर कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया? दरअसल क्या है कि पहले भारत में एक नियम था कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके मान लो 3 या 4 पुत्र हैं। मानो एक व्यक्ति है जिसके कितने? 4 पुत्र हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके कितने? 4 पुत्र हैं। और इनमें आपका सबसे बड़ा पुत्र जो है वो क, ख, ग और घ है। मान लो इसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है ये क है। तो इसके पास, मानो कि इसके पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है। तो पहले जो ज्येष्ठाधिकार जो नियम था वो ये था कि इसकी जो समस्त संपत्ति है इसके बड़े पुत्र के पास जाएगी। बाकी जो 3 पुत्र हैं उनके पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। वो तीनों पुत्र जो हैं वो किसके अधीन रहने वाले हैं? इसके अधीन रहने वाले हैं। देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ? इसमें बदलाव की जरूरत आई और 1956 में इसमें बदलाव किया गया। और बदलाव इसमें यह किया गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए या 2 लाख 4 लाख कितनी भी संपत्ति है, अगर उसके जितनी संतानें हैं उन संतानों में, उतने पुत्रों में उसको क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। बाद में 2005 में इसमें फिर बदलाव किया गया। 2005 में ये बदलाव किया गया कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास जो है क्या है, मान लो उसके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, मानो उसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में उसके 2 तो हैं लड़के
और उसमें एक जो है क्या है, लड़की है। और ये व्यक्ति जो है वो क्या हुआ कि इस लड़की की शादी करने से पहले इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा, इसकी संपत्ति के 3 हिस्से होंगे, जिसके 2 हिस्से इसकी लड़के को मिलेंगे और एक हिस्सा इसकी लड़की को मिलेगा। जब इस लड़की की शादी हो जाएगी तो इसकी इच्छा है कि ये अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे सकती है या अपना हिस्सा अपने पास रख सकती है। ये आपका क्या है, उत्तराधिकार अधिनियम है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आमाशय से भोजन क्या करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन आपका सबसे पहले जाता है कहां पर, मुख गुहा में। ठीक है, कहां पर जाएगा आपका, ये इस तरीके से मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के बाद आपका वो जाएगा ईसोफेगस, या आप कह सकते हैं किसमें, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद जो है वो कहां पर जाएगा, ग्रास नली के बाद वो जाएगा आमाशय में। आमाशय के बाद जो जाएगा वो कहां पर जाएगा, आपका छोटी आंत में। ठीक है, कहां पर जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद जो जाएगा वो कहां पर जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका भोजन एक चक्र चलाता है। तो इसमें मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय और फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो ये कह रहा है आमाशय से, ये कह रहा है कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। सब ये वाली जो छोटी आंत है, यहां ध्यान रखना कि यहां पर क्या होगा, आपका पूर्ण पाचन होगा। पेट में जब भी कोई दिक्कत होती है तो वो छोटी आंत की दिक्कत होती है। तो पूर्ण पाचन जो है वो कहां पर होता है, आपका वसा, प्रोटीन सबका छोटी आंत में होगा। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है। दरअसल ये वाली बात गलत है। लार तो अपने आप में ही क्या होता है, लायर में क्या होता है, आपका सलाइवरी होता है और ये खुद ही एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसमें कोई लाइपेज एंजाइम नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये अपने आप ही क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो ये जो है स्टार्च को, भोजन को डायरेक्ट स्टार्च और शर्करा में तोड़ देगा, लाइपेज की इसमें कोई खास जरूरत होती नहीं है। इसलिए ये आंसर जो है इसका क्या है, आंसर सी है, कि ये बात जो कही जा रही है ये इसने सही बात नहीं कही। भोजन ग्रासनली ईसोफेगस के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, तो मैंने बताया है कि ग्रासनली से कहां कर रहा है, आमाशय में प्रवेश कर रहा है। तो आंसर क्या बना, इसका आंसर बना इसका सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं। देखो भाई, ये कहना चाह रहा है कि मानव के किस अंग के द्वारा जो है स्वाद ग्रहण किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो स्वाद ग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा, जीभ के द्वारा स्वाद ग्रहण किया जाता है। इसमें होती है क्या, इसमें होती है माइक्रोब्लाई। क्या होती है, माइक्रोब्लाई होती है। इसके बारे में आपको मैं पूरा समझाता हूं, माइक्रोब्लाई के बारे में। देखो, एक व्यक्ति है, उसकी जीभ कुछ इस तरीके से है। तो इस जीभ का जो पिछला वाला भाग होगा, इस पिछले वाले भाग से कड़वे स्वाद का, इधर वाले भाग से जो है वो तीखे वाले का, बीच वाले भाग से जो है आप नमके का स्वाद ले सकते हैं, और अगले वाले भाग से जो है मीठे का आनंद ले सकते हैं। तो जीभ के अलग अलग अंगों में जो है, अलग अलग साइड में जो है क्या किया जाता है, उससे हमारा जो टेस्ट है वो पता चलता है। अब कुछ जीभ जो है, जीभ के ऊपर कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ जो है दाने जैसे होते हैं। जैसे आप किसी जानवर को देखो, शेर को देखो, चीता को देखो, तो उनकी जो जीभ होती है उस पर क्या होती है, उस पर होती है माइक्रोब्लाई। उस पर क्या होती है, उस पर होती है माइक्रोब्लाई। और जिसकी जीभ पर ज्यादा माइक्रोब्लाई होंगी वो उतना ही बड़ा जो है वो क्या होगा, मांसाहारी होगा। क्या होगा, उतना ही बड़ा मांसाहारी होगा। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनकी जीभ पर ज्यादा माइक्रोब्लाई होती हैं। और दुनिया में सबसे सख्त जो माइक्रोब्लाई होती है वो किसके पास, शेर के पास होती है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, और ये खाली स्थान है, की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो दरअसल ये कहना चाह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके, तो आंसर है इसका बैल की पूजा करके। बैल की पूजा करके, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या आएगा, बैल। बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाया जाता है। बैल की पूजा करके क्या मनाया जाता है, बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रखना कि आपका पोला त्योहार महाराष्ट्र के अलावा आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अलावा आपका छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों में आपका क्या मनाया जाएगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आपका पोला त्योहार मनाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध राज्य की नींव रखी थी? भाई साहब ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। अवध राज्य, हैदराबाद राज्य, ये चर्चा में चल ही रहे हैं, तो इनसे ध्यान रखना है। अवध राज्य, अवध इसलिए चर्चा में चल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो अवध राज्य की नींव की अगर बात करें तो अवध राज्य की जो स्वतंत्र अवध राज्य की नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? सआदत खां के द्वारा जो है क्या है, अवध राज्य की नींव रखी गई थी। ध्यान रखना, इन्होंने, सआदत खां ने कौन सा राज्य बनाया था? अवध राज्य बनाया था। अवध राज्य की इन्होंने जो राजधानी की अगर बात करें, इन्होंने राजधानी कहां पर रखी है? तो इसकी राजधानी शुरू में इन्होंने जो है अयोध्या रखी थी, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद, बाद में इनकी जो राजधानी रही है वो बाद तक फैजाबाद ही रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अवध राज्य की राजधानी जो है वो क्या थी? फैजाबाद थी। इसके अलावा चिनकलिज खान से भी ध्यान रखना, चिनकलिज खान से ध्यान रखना है कि इनका नाम था निजाम उल मुल्क। इनका नाम क्या था? निजाम उल मुल्क था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी थी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे बाद में जो रियासत मिली थी उसका नाम क्या था? हैदराबाद रियासत ही था, क्योंकि जब आपके जो गृह मंत्री थे शुरू के, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलवाया। ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद ही ये रियासत जो है क्या हुई? भारत में शामिल हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर तुम्हें पता ही होगा। आंसर कौन सा है? लूनी नदी। लूनी नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, एक का नाम है सोन और एक का नाम क्या है? जाखम। ये जो दो नदियां हैं ये बनाती हैं आपकी एक नदी जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी से आप ध्यान रखना कि भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी। दरअसल क्या होता है कि शुरू में जब ये चलती है तो इसका पानी होता है मीठा, और बाद में जब ये पूरे थार के रेगिस्तान को क्रॉस करके जाती है तो वहां की जो लवणता है इसके पानी में मिल जाती है। इस वजह से इसका पानी थोड़ा क्या हो जाता है? खारा। उसके बाद ये कहा जाती है, ये चली जाती है गुजरात में, और गुजरात में एक एरिया है जिसका नाम क्या है? कच्छ का रण। इस क्या नाम है? कच्छ का रण। और कच्छ के रण वाले क्षेत्र में जो है ये विलुप्त हो जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी समुद्र में नहीं मिलती, किसी खाड़ी में नहीं मिलती। ये क्या होती है? कच्छ के रण के क्षेत्र में जाकर एक दलदली क्षेत्र है वहां पर जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, थार के मरुस्थल किसके बारे में ध्यान रखना? राजस्थान और गुजरात में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोली का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? चोली का मरुस्थल कहा जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, ये खाली स्थान है और दे रखा है कि बांस उत्पादकों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM की एक पहल है। दरअसल GEM का मतलब क्या है? ग्रीन गोल्ड कलेक्शन कहा गया है इसको ध्यान रखना। क्या कहा गया है? ग्रीन गोल्ड कलेक्शन जो है वो किसके लिए है? आपका बांस उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन आपका बांस उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बांस दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप बता देना कि सर 18 सितंबर को आपका क्या मनाया जाएगा? 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बांस का उत्पादन करने वाला देश है वो चीन है। भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन पूर्वोत्तर राज्य करते हैं। कौन से राज्य करते हैं? पूर्वोत्तर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें बड़े लेवल पर बांस की खेती की जाती है। ठीक है, इनमें बड़े लेवल पर बांस की खेती की जा रही है। वर्तमान में प्लास्टिक को दूर करने के लिए बांस की खेती पर सरकार जो है ज्यादा बढ़ावा दे रही है। बांस में एक चीज ध्यान रखना, बांस कोई लकड़ी नहीं है, बांस एक प्रकार की घास है।
और दुनिया की सबसे लंबी घासों में से एक है आपका क्या, बांस। बांस का ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बांस एक प्रकार की क्या है, बांस एक प्रकार की घास है। अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। कुतुब मीनार से दरअसल 2-3 राजा जुड़े हुए हैं। शुरू में क्या हुआ कि जब कुतुब मीनार को बनाया जा रहा था, ये बनी आपकी कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को जो बना रहे थे तो वो बना रहे थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तो कुतुबुद्दीन ने इसकी बनाई केवल एक मीनार। कितनी मीनार बनाई, एक मीनार। इसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर एक और राजा आए और उनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बना दी इसकी क्या, कितनी मीनार, इल्तुतमिश ने बना दी, इल्तुतमिश ने बना दी भैया इसकी 2 मीनार। तो अब कितनी मीनार हो गई इसमें, 3 मीनार। इसके बाद में इसकी जो 2 मीनार हैं, बाद में जो इसकी 2 मीनार हैं उनको जो बनाया वो बनाया तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने बाद की जो है वो क्या बनवाई थी, इसकी मीनारें बनवाई थी। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। 5वें तल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दरअसल क्या था कि जब इसका शासन चल रहा था ना, तो इल्तुतमिश ने जहां तक ये बनवाई थी तो इसकी बनी हुई जो कुतुब मीनार थी उस पर बिजली गिर गई, और बिजली गिरने से जो है वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गई। उसके बाद इसने जो है उसका दोबारा से निर्माण करवाया और उसको जो है टोटल कितना बना दिया, 5 मंजिल की बना दिया। ठीक है, ध्यान रखना, 5 मंजिल की बना दिया। क्लियर है। तो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इससे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा रजिया सुल्तान, आपको पता ही होगा कि भारत की एकमात्र दिल्ली सल्तनत की शासिका जो है वो कौन है, रजिया सुल्तान है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। देखो, स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले शब्द के रूप में जो शब्द आपका सोवरेंटी है ना, जिसको कहते हैं संप्रभु, संप्रभु जो शब्द है, ये संप्रभु शब्द क्या करता है, भारत को एक सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में क्या करता है, वर्णित करता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो निर्णय लेने हैं, उन निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। वो किसी देश के दबाव में कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेता। तो इसका आंसर क्या है, संप्रभु है। आपको ये दिख रहा होगा कि लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये वाले जो शब्द हैं आपको ध्यान रखना कि ये शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये शब्द आपके क्या है, प्रस्तावना में क्या किए गए, प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। मूल जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, बाद में इसमें जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में नहीं है। दरअसल क्या था कि 31/2021 को भारत में 5 महिला जजों ने क्या किया था, जो है क्या कहते हैं, शपथ ली थी। तो उसके बाद उन 5 में से 3 के नाम तो हैं, पर एक ऐसी कौन सी नहीं है। देखो, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है वो 8वें नंबर की थी और इन्होंने सबसे पहले उन 5 महिलाओं में शपथ ली थी। इसके अलावा आपकी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली, ये दोनों क्या थी, आपकी मुख्य न्यायाधीश थी। पर इसमें जस्टिस बीवी नागरत्न की अगर बात करें तो ये जो है क्या है, इन्हीं का नाम जो है वो क्या है, इन्हीं का नाम है फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी का नाम सुनते ही आपको ध्यान हो गया होगा कि भारत की सबसे पहली महिला जज अगर आपसे पूछा जाए कौन है, महिला जज अगर कौन है, तो आप बताओगे फातिमा बीबी है। और फातिमा बीबी किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका जस्टिस बीबी नागरत्न। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आप तो अपने आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। देखो, गोवा में विक्रमशिला है ही नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इससे कोई संबंध नहीं है। अब या तो उत्तर प्रदेश होगा या बिहार। आप इसमें कहो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आप कहोगे सर बिहार में। तो आंसर क्या बन गया इसका, बिहार। अभी हाल ही में क्या हुआ था, आपको पता भी होगा कि केंद्र सरकार ने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम विक्रमशिला रखा है। बिहार में उसका उद्घाटन भी किया है। अब इस क्वेश्चन पे आपको मैं बताता हूं क्या है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य
बिहार में जो है वो कहां बना है, आपका भागलपुर के निकट बना है। ध्यान रखना, कहां पर, भागलपुर के निकट, भागलपुर के निकट बना है। दरअसल कहानी यह है कि इस समय भारत में जो गंगा डॉल्फिन है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसकी संख्या में कमी हो रही है। इसकी वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या किया है, इसको बढ़ाने के लिए क्या बनाया है, आपका एक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बनाया है। भारत के अलावा दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर ये वाली डॉल्फिन मिलती है। आप ध्यान रखना कि एक देश है जिसका नाम है चीन, चीन की एक नदी है जिसका नाम है वांगहो। वांगहो नदी में आपकी जो है डॉल्फिन मिलती है। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम क्या है, सिंधु, सिंधु नदी में आपकी जो है डॉल्फिन मिलेगी। इसके अलावा एक नदी हो गई आपकी गंगा, इसमें डॉल्फिन मिलेगी, और एक नदी है आपकी क्या, अमेजन। ठीक है, एक नदी कौन सी है, अमेजन। इन 4 नदियों में ही आपकी जो है गंगे डॉल्फिन मिलती है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी गंगे डॉल्फिन नहीं मिलती। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगे डॉल्फिन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित की जाती है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक आपने क्या किया, कोई आपको जोखिम लेना है तो उस जोखिम के लिए आपने कोई क्या कर रखा है, प्रबंधन कर रखा है। तो उस प्रबंधन के लिए जो आपकी विपरीत स्थितियां आएंगी तो उसमें जब आप निवेश करोगे तो उस निवेश की जो नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित करने वाली जो चीज है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बचाव की व्यवस्था। मतलब यह है कि अगर आपने कहीं पर कोई किसी तरह का निवेश किया, आप उसमें क्या करोगे, उस निवेश से क्या करना चाह रहे हो, आपने बहुत बड़ा अमाउंट कहीं लगा दिया, उसके बाद उससे आप पैसा कमाना चाहोगे, पर क्या हो रहा है कि वो लॉस में जा रही है। आपने पहले ही जब वो बिजनेस शुरू किया था तो शुरू में ही एक ऐसा अमाउंट फिक्स करके रख रखा था कि अगर ये कभी डूबी कंपनी तो इसको मैं इस वाले अमाउंट से बचा लूंगा। वो वाली व्यवस्था जो है वो क्या है, उसका नाम ही क्या है, बचाव व्यवस्था है। ये उस कहानी को पूछना चाह रहा था कि वो जो पैसा बचा रखा था उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बचाव व्यवस्था। अगला है, नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई किस राज्य में खोला गया। देखो, कल वाली क्लास में भी आपका फूलों से क्वेश्चन आया था, आज वाली क्लास में भी फूलों से क्वेश्चन आ गया। फूलों की सबसे ज्यादा खेती कहां होती है, केरल में, तो फूलों के लिए सबसे ज्यादा काम भी कहां होंगे, केरल में होंगे। तो केरल में एक जिला है जिसका नाम क्या है, वायनाड। वायनाड आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जो चुनाव लड़कर आए थे इससे पिछली वाली लोकसभा में, वो कहां से चुनाव लड़कर आए थे, वायनाड से चुनाव लड़कर आए थे। तो इसलिए वायनाड जो है वो फेमस रहा। और वायनाड, केरल के वायनाड में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्या की गई, स्थापना की गई है। जहां पर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं और सब्जियां हैं उनकी नई नई जो किस्में हैं आराम से जो है क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और वहां पर बीज मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से आप उत्पादित कर सकते हैं। ध्यान रखना, फूलों की फूल जो है, अगर आपसे पूछा जाए फूल सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए फूल सर्वाधिक जो है आपके कहां होते हैं भारत में, तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा केरल, उसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक, उसके बाद आ जाएगा आपका एमपी, उसके बाद आ जाएगा आपका यूपी। ये इस तरीके से आपका फूलों की खेती का क्रम है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यस बैंक के संस्थापक कौन है। यस बैंक आपका थोड़े दिन पुराना ही बैंक है, 2004 में यस बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, 2004 में यस बैंक की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों में कौन थे, राणा कपूर थे। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है, ये मिल सकता है कि इस समय इसके जो सीईओ हैं वो कौन है। तो यस बैंक के सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार है। यस बैंक के सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार है। अगला एक क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव आफ्टर विद ए मोस्ट सब्टर एंड द, ये जो किताब है, इतना लंबा जो लिखा हुआ है यार, इसमें ज्यादा टाइम तो वेस्ट करें हम। ये वाली जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब का पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया है। ये किताब अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा, तो डायना एलडीजी जो है, ये तो क्रिकेटर है नहीं, ये तो इकोनॉमिस्ट है। विक्रम लिमये जिन्होंने जो लिखा है वो ज्यादातर जो लिखे हैं इन्होंने जो है साहित्य लिखा है। रामचंद्र गुहा ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेट के ऊपर जो किताब लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। अगला एक क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था। देखो,
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा इसने। अगर आपसे पूछा जाता कि पहले खेलों का, ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तुम तब भी कर देते। अगर तुमसे पूछा जाता कि ओलंपिक खेलों में महिलाएं कब शामिल हुई, आप तब भी कर देते। आपसे तो ये पूछ लिया कि ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले कांग्रेस जो समिति बनी थी इसकी, उसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन कहां किया गया था, पेरिस में। ध्यान रखना, स्टॉकहोम में तो की गई थी, ध्यान रखना इसकी क्या घोषणा, और पेरिस में इसका क्या किया गया था, पेरिस में किया गया था इसका आयोजन। पेरिस किसकी राजधानी है, ध्यान रखना पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसके अलावा 2024 के जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है 2024 के, अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ है, तो फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी कहां पर हुआ है, जो है इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही हुआ है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया, विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। किसको चुना गया, विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। कल वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था कि बिहार के जो चुनाव हुए थे, तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। टोटल सीटें कितनी है बिहार में, तो आपको पता होगा कि 243 यहां पर क्या है, कुल विधानसभा सीटें। विधानसभा सीट की अगर बात आए तो विधानसभा सीट कितनी है, 243। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लोकसभा सीट यहां पर है कितनी, 40। और अगर राज्यसभा सीटों की अगर बात करें, राज्यसभा सीट की, तो राज्यसभा सीट है कितनी, 16। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री आपके जो हैं बहुत फेमस आदमी है यार। तुम्हें पता होगा कि जब भी पिछले लास्ट 4 ऐसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वहां उनकी जो है क्या नहीं बन रही, उनको 20, 25, 30, 40 सीटें मिलती है, उसके बाद भी जो है आपके बन जाते हैं वो मुख्यमंत्री। तो चलो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, और उनको कहा जाता है चाचा। ठीक है, चाचा के नाम से जो है फेमस है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, चलो मैं ही बता देता हूं यार, फिर कहोगे आपने बताया नहीं। क्या नाम है, नीतीश कुमार। ठीक है, क्या नाम है, नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन है, अगला बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको कहा जाता है महान्यायवादी, महान्यायवादी से संबंधित कौन है आपका, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है आपका, महान्यायवादी से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो आप बता देना कि के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है वो क्या है, के वेणुगोपाल आपके वर्तमान के क्या है, महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या करता है, एक जज की तरह पर काम करता है, सदन में कोई से में भी जाकर बैठ सकता है, बस इसको वोट देने का क्या है, अधिकार नहीं होता। ठीक है, यहां आपने 20 क्वेश्चनों को एंजॉय किया होगा। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए सबका मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। बहुत अच्छे तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।